हेलो एवरीवन। जब आप एग्जाम देने जाते हो तब आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसके बारे में पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करके बताओ। तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप उस सर्किट को रीड करने की ट्राई करते हो कि इसमें जितना सारा रेजिस्टर्स है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, आइदर इन पैरेलल और सीरीज। अगर ये आपको पता चल जाता है तो सर्किट को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है जिसको देख के रीड नहीं कर पाते हैं हम लोग। रीड का मतलब कि इसमें जितना सारा रेजिस्टर्स है ये रेजिस्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर ये नहीं पता चलेगा तो सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। तो ये सब सारी सर्किट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट मानते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, उस क्लास को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा कुछ सर्किट आपको मिलता है जिसमें रेजिस्टर्स, जितना सारा रेजिस्टर्स है, ये रेजिस्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है ये देख के पता नहीं चलता है, तब आप क्या करोगे। मैंने बताया था कि आप ट्राई करो कि उसमें सिमेट्री रूल अप्लाई होता है कि नहीं। अगर सिमेट्री रूल अप्लाई हो जाएगा तो वो सर्किट बहुत ही आसान बन जाएगा। आप 1 मिनट के अंदर उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि सिमेट्री रूल 2 प्रकार की रूल होता है। एक होता है मिरर सिमेट्री और दूसरा जो है वो है फोल्डिंग सिमेट्री। अगर ये भी आपको सर्किट देख के पता करना होगा कि इधर कौन सा सिमेट्री अप्लाई किया जाएगा। अगर मिरर सिमेट्री से बन जाता है तो मिरर सिमेट्री अप्लाई करो। अगर मिरर सिमेट्री से नहीं बनता है तो आप उधर फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करने का ट्राई करो। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि ऐसा भी सर्किट आपको मिलेगा जिसमें मिरर सिमेट्री भी अप्लाई नहीं होता है, फोल्डिंग सिमेट्री भी अप्लाई नहीं होता है। इस सर्किट को आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे कि मैंने बोला था कि अगर मिरर से नहीं होता है, फोल्डिंग से भी नहीं होता है, तो आप ट्राई करो कि उस सर्किट को आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हो कि नहीं। अगर डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन में से हो जाता है तो वो भी बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। फिर भी आपको अगर ये भी सही नहीं लगे कि इसमें डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे? आपका तो सरदर्द शुरू हो जाएगा। कूल डाउन, क्योंकि इसके लिए भी और भी तरीका है। तो आज हम लोग ऐसा एक प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे, ऐसा एक फिगर को लेके डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मिरर सिमेट्री अप्लाई करना भी बहुत टफ लगेगा, फोल्डिंग सिमेट्री भी अप्लाई करना बहुत टफ लगेगा, और डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन का तो बात ही नहीं बनता है। तो ऐसा एक सर्किट को आप कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करोगे, आज की क्लास में हम लोग वो ही देखेंगे। बोर्ड में आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है, ये एक क्यूब है। अगर कहा जाता है कि इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो देख रहे हो जैसे कि देयर आर 12 रेजिस्टर्स, 12 रेजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन ईच अदर। लेकिन आपको यह नहीं पता चल रहा है कि कौन रेजिस्टर किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। ये आपको देख के पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे सर्किट को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सभी के सब रेजिस्टर्स का वैल्यू दिया हुआ है R ओम। तो ऐसा सर्किट को आप ट्राई करो जिसमें कोई मेथड
एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें मिरर सिमेट्री नहीं अप्लाई होगा। मिरर सिमेट्री अप्लाई होगा, लेकिन ये एक क्यूब के लिए टफ बन जाता है कि किधर हम मिरर बिठाएं। अगर फोल्डिंग सिमेट्री से भी करोगे तब भी ये बन जाएगा, लेकिन ये भी बहुत ही टफ होता है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर फोल्ड करना है तो टर्मिनल की बराबर करना है, यानी कि अक्रॉस टर्मिनल की बराबर आपको फोल्ड करना है। तो आप सोच रहे हो कि एक क्यूब को कैसे फोल्ड करें, मैं भी वही सोच रहा हूं कि क्यूब को कैसे फोल्ड करें, कैसे प्रेजेंट करें। तो छोड़िए, अब ये अगर आपको टफ लगे तो आप ट्राई करो कि इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो। इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के ट्राई करो जिस इक्विवेलेंट सर्किट को देख के आपको पता चलेगा कि कौन रेजिस्टर किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है, यानी कि आप सॉल्विंग स्टार्ट कर सको। तो ऐसा एक इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ करने का ट्राई करो। देखो, अगर इसको सॉल्व करना है, इसको अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो देख रहे हो कि देयर आर 12 रेजिस्टर्स। तो ये जो एक क्यूब है, क्यूब का देयर आर 8 कॉर्नर्स। तो ये जो 8 कॉर्नर्स होता है, उस 8 कॉर्नर्स को पहले उसको एक पहचान दो, यानी कि इस पॉइंट का तो नाम है ऑलरेडी ए एंड इस पॉइंट का नाम ऑलरेडी बी। तो और भी 6 टर्मिनल है, 6 कॉर्नर्स है जिसका आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो विदाउट नेम। तो ये जो कॉर्नर्स है, इस कॉर्नर्स को आप पहले नाम दे दो। मान लो कि इस कॉर्नर का नाम है 1 और ये जो है ये है 2 और ये है 3। फोकस करो, हो सके तो अपना कॉपी और पेन निकालो, ऐसा एक डायग्राम बनाओ और मेरे साथ आप भी सॉल्व करो, तो बहुत ही इजी बन जाएगा आपके लिए। ये मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है सपोज, और मान लीजिए कि ये 5 है और ये 6 है। ये जो टर्मिनल का आपने नाम दे दिया, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड ए एंड बी, तो हो गया आपका 8 कॉर्नर जो है, इसको आप अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो, पहले इस सर्किट को भी रीड कर सकते हो, आप ट्राई तो करो। पहले आप देखो कि ए एंड बी के बीच में आपका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि यह से करंट, ए से करंट टूवर्ड्स द ए कॉर्नर में जा रहा है, इस कॉर्नर में जा रहा है। यह से करंट किधर जा रहा है, यह से करंट देखो 3 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि इधर भी एक करंट जा रहा है, इसको इधर एक करंट जा रहा है, इधर भी एक करंट जा रहा है, ऊपर भी एक करंट जा रहा है। देखो 3 ब्रांच ए पॉइंट से निकला है, एक ब्रांच ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स टर्मिनल 1 और एक ब्रांच टुवर्ड्स टर्मिनल 2 और एक जो ब्रांच है टुवर्ड्स टर्मिनल 3। अभी अब इस ए पॉइंट को ड्रॉ करो, ठीक है। चलो ए पॉइंट को ड्रॉ कर लिया। ए पॉइंट से 3 ब्रांच को अब निकालो, 3 ब्रांच को निकालो। तो एक ब्रांच इस रेजिस्टर को क्रॉस करके पॉइंट 1 को मीट करेगा, एक ब्रांच इस रेजिस्टर को पास करके पॉइंट 1 को मिलेगा। तो ये है एक रेजिस्टर, ये है रेजिस्टर, दिस रेजिस्टर, एंड इसको पास करके पॉइंट 1 को मिल रहा है।
मीट कर रहा है। अभी ये जो ब्रांच है इस रेजिस्टेंस को पास करके पॉइंट 2 को मीट कर रहा है। तो अभी पॉइंट ए से ही निकल रहा है, ये भी पॉइंट ए से निकल रहा है। तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, मीट कर रहा है ये पॉइंट 2 पर। अभी देखो थर्ड जो ब्रांच है वो इस रेजिस्टर को पास करके पॉइंट 3 को मीट कर रहा है। तो ऐसे अब ड्रॉ करो कि ये रेजिस्टर को पास करके ये पॉइंट 3 को मीट कर रहा है। अभी देखो, अभी 1, 2 एंड 3 में है, हम लोग 1, 2 एंड 3 में है। अभी चलते हैं 1 के पास। 1 से कितना ब्रांच निकला है? देखो 2 ब्रांच निकला है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। तो जो ब्रांच इधर जा रहा है वो इस रेजिस्टर को क्रॉस करके पॉइंट 4 को मीट कर रहा है, पॉइंट 4 को मीट कर रहा है। तो इसको ड्रॉ करो कि 1 से निकल के इस रेजिस्टर को क्रॉस करके पॉइंट 4 को मीट कर रहा है। तो 1 से इस रेजिस्टर को क्रॉस किया और पॉइंट 4 को मीट किया। ओके, अभी पॉइंट 1 से और एक ब्रांच निकला जो इस रेजिस्टर को क्रॉस करके पॉइंट 5 को मिला, पॉइंट 5 को मीट किया। तो पॉइंट 1 से जाके पॉइंट 5 को मीट किया। तो ये तो पॉइंट 4 है, अभी पॉइंट 5 अब ड्रॉ कर लो, ये है 5, ये है 5। तो 1 से निकलकर इस रेजिस्टर को पास किया, इस रेजिस्टर को पास किया और पॉइंट 5 में मीट किया। अभी ये है पॉइंट 5। अभी चलते हैं पॉइंट 2 पे। अभी 2 पे जब चलोगे तो 2 में से भी 2 ब्रांच निकला। देखो, एक ऊपर की ओर और एक हॉरिजेंटली राइटवर्ड, एक है वर्टिकली अपवर्ड और एक हॉरिजेंटली राइटवर्ड। तो मान लो कि ये 2 पॉइंट से जो ये ब्रांच निकल रहा है ये पॉइंट 6 को मीट कर रहा है एक रेजिस्टर को पास करके। तो पॉइंट 6 ड्रॉ कर लो, पॉइंट 6 मान लीजिए कि ये पॉइंट 6 है, 2 से निकल के पॉइंट 6 पे जा रहा है। तो 2 से इसको निकालो, पॉइंट 2 से इसको निकालो, पॉइंट 6 के साथ मीट करवाओ। तो ये हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है। अभी अब 2 में से एक ब्रांच ऊपर जा रहा है जो कि पॉइंट 4 को मीट कर रहा है। 2 में से एक ब्रांच ऊपर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड जो कि पॉइंट 4 को मीट कर रहा है। देखो, ये अगर पॉइंट 4 को मीट कर रहा है तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट 4 को मीट किया। अभी 2 का बात खत्म। तो अभी चलिए पॉइंट 3 पे चलते हैं। पॉइंट 3 से 2 ब्रांच निकला, एक ब्रांच इधर निकला और एक ब्रांच इधर निकला। पॉइंट 3 से एक ब्रांच निकलकर पॉइंट 6 में गया है, पॉइंट 6 में गया है। तो इसको ड्रॉ करो, पॉइंट 6 में गया है, ये आर है। और पॉइंट 3 से और एक ब्रांच निकल के पॉइंट 5 में गया है, पॉइंट 5 को मीट किया। तो पॉइंट 5 को मीट किया यानी कि पॉइंट 3 से पॉइंट 5 को मीट किया। तो अभी देखो, अभी हम लोग किधर है? अभी हम लोग पॉइंट 4, 5 एंड 6 में है, पॉइंट 4, 5 एंड 6 में है। तो चलिए पॉइंट 4 में चलते हैं। 4 में अगर है हम लोग तो 4 में से एक ब्रांच निकलकर पॉइंट बी को टच कर दिया, पॉइंट बी। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। एक रेजिस्टर के थ्रू पॉइंट बी को टच कर दिया। मान लीजिए कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और वो है बी। तो ये अगर पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है। तो अभी ए पॉइंट 4 से निकल के पॉइंट बी को मीट कर रहा है। अभी चलिए पॉइंट 5 में चलते हैं। 5 ये जो 5 है पॉइंट, इसमें से करंट इस ब्रांच में निकलकर ये पॉइंट बी को टच कर रहा है एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके।
तो चलिए एक रेजिस्टेंस को अगर एक क्रॉस कर लेता है उस जिसका वैल्यू है R और टच किया पॉइंट B पे। अभी चलिए पॉइंट 6 पर चलते हैं। पॉइंट 6 पर है हम लोग, तो इसमें से करंट कौन डायरेक्शन में जाएगा? B को टच करेगा। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके पॉइंट B को टच किया। ओके, चलिए पॉइंट B को टच किया, ये भी B है। तीनों अगर B है तो ये शॉर्टेड टर्मिनल है। ये है आपका हो गया B और ये हो गया A। तो अभी इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। इसके बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉस कनेक्टेड है। ये अगर स्ट्रेट कनेक्टेड रहता तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं महसूस होता। अभी चलिए इधर आप फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं कि इधर फोल्डिंग नहीं किया तो इधर भी नहीं होगा, इधर आप फोल्डिंग करो। अगर फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करोगे तो फोल्डिंग सिमेट्री का जो रूल है मैंने बता दिया था कि फोल्डिंग सिमेट्री अगर अप्लाई करना है तो टर्मिनल के बराबर फोल्ड करना पड़ेगा। यानी कि ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल के एक्सिस के साथ फोल्ड करना पड़ेगा। अगर टर्मिनल के एक्सिस के साथ फोल्ड करोगे तो ये ए पॉइंट इधर आ जाएगा, बल्कि इधर दिखाई दे रहा है कि ये ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है। तो अगर इसका छप्पा इधर लग जाता है तो ये ए होता है, ये भी ए होता है। तो अभी आप फोल्ड जब कर ही रहे हो तो ये अगर फोल्ड करोगे तो ये छप्पा इधर नहीं लग जाएगा, इधर भी आ जाएगा। इसका जो छप्पा है ये इधर भी आ जाएगा, बल्कि ये जो पॉइंट आप 3 दिख रहे हो ये पॉइंट भी असल में 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फोल्ड कर रहे हो और सिमेट्री दिख रहा है, क्यों नहीं सिमेट्री? देखो ये जो फोल्ड अगर करोगे तो ये R इस R के ऊपर चढ़ जाएगा। फोल्ड करके देखो, फोल्ड करके देखो, ये जो R को आप देख रहे हो ना, ये R इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये जो R की देख रहे हो ना, ये R इस R के ऊपर चढ़ जाएगा। ये जो R आप देख रहे हो ये R इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो सिमेट्री है। ये जो R है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये जो R है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अभी आप सोच रहे हो कि ये R और ये R का क्या होगा? देखो इसको आप ऐसे ही रख दो, इसको सिमेट्री मानने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रख दो। तो ये पॉइंट अगर इधर टच किया तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये टर्मिनल भी 1 हो जाएगा। ये टर्मिनल अगर 1 हो जाएगा क्योंकि ये इस टर्मिनल का छप्पा अगर इधर लगे तो ये ए है तो ये भी ए है, तो इसका छप्पा अगर इधर लगे तो ये 1 है तो ये भी 1 है। तो ये 3 को अब डिलीट कर दो, ठीक है। अभी ये जो 4 देख रहे हो ये 4 का छप्पा इधर लग जाएगा ना, तो ये 6 नहीं ये भी 4 ही है। तो अभी देखो ये जो रेजिस्टर आप देख रहे हो, ये जो रेजिस्टर आप देख रहे हो कौन कौन टर्मिनल के बीच में है? ये रेजिस्टर कौन कौन टर्मिनल के बीच में है? पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4। अगर ये पॉइंट 1 और पॉइंट 4 के बीच में है तो ये रेजिस्टर भी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 के बीच में ही है। ये रेजिस्टर भी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 के बीच में है। तो अगर ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 के बीच में, तो ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर आपस में क्या हुआ? पैरेलल हुआ ना, क्योंकि सेम वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो सेम वोल्टेज मिल रहा है। अभी आप देखो कि ये रेजिस्टर किसके साथ, किस किस पॉइंट के साथ है? ये रेजिस्टर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 5 के साथ है। तो ऐसा कुछ रेजिस्टर्स और है जो पॉइंट 1 एंड 5 के साथ में है। देखो ये जो रेजिस्टर्स है ये रेजिस्टर भी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 5 के साथ है। तो ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर आपस में पैरेलल है, क्योंकि अगर ये सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो उसका सेम वोल्टेज मिल रहा है। तो सेम वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब होता है कि वो पैरेलल में है। अभी चलते हैं इस रेजिस्टर
के ऊपर फोकस करते हैं। ये रेजिस्टर जो देख रहे हो ये 0.2 एंड 0.4 के बीच में है। तो और कोई रेजिस्टर्स है जो 0.2 एंड 0.4 के बीच में है? देखो इधर एक रेजिस्टर है जो कि 0.2 एंड 0.4 के बीच में कनेक्ट है। देख लो, तो ये रेजिस्टर इसके साथ पैरेलल है। मैं तो ये कहूंगा कि ये 0.1, 0.2 एंड ये था 0.3, तो ये सेम पोटेंशियल एंड है। देखो सेम पोटेंशियल, अगर सिमेट्री से नहीं समझ में आ रहा है आपको तो एक बात देख लो कि इधर से करंट जा रहा है, एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके पॉइंट ए में आ रहा है, तो इधर से जो करंट जा रहा है वो भी सेम रेजिस्टेंस को पास करके पॉइंट 2 में आ रहा है, और इधर से जो करंट जा रहा है वो भी सेम रेजिस्टेंस को पास करके पॉइंट 3 में आ रहा है। तो मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि ये तीनों टर्मिनल को मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्योंकि ये सेम पोटेंशियल है। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि पॉइंट ए से कितना रेजिस्टर को पास करके बी में जा रहा है। पॉइंट 1 से, तो पॉइंट 1 से ये एक ब्रांच है, एक रेजिस्टर को क्रॉस किया और एक रेजिस्टर को क्रॉस किया, बी में चला गया। ये जो ब्रांच है, एक रेजिस्टर को क्रॉस किया और एक रेजिस्टर को क्रॉस किया, बी में चला गया। तो अगर बाकी पॉइंट जो 2 और 3 है ये भी अगर सेम रेजिस्टेंस को क्रॉस करके पॉइंट बी में जाएगा तो ये सेम पोटेंशियल हो जाएगा। देखो पॉइंट 2 में से क्या हो रहा है, इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, पॉइंट बी में गया। इधर जो जा रहा है इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, उसके बाद पॉइंट 6 में गया, इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, पॉइंट बी में गया। तो ये हुआ ना सेम पोटेंशियल। अभी इस ब्रांच में क्या हो रहा है, देखो इस ये करंट जो जा रहा है इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, उसके बाद इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, सॉरी इधर से देखना पड़ेगा, पॉइंट 3 से इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, पॉइंट बी में चला गया। अभी ये जो ब्रांच है इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, इस रेजिस्टर को क्रॉस किया, पॉइंट बी में चला गया। तो अभी आप ये कह सकते हो कि ये जो पॉइंट 1, 2 एंड 3 है ये बल्कि सेम पोटेंशियल एंड है, सेम पोटेंशियल एंड है। तो ऐसे करके आप अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, अगर ऐसे करके नहीं समझोगे तो फोल्ड करो। तो फोल्ड करने से ये पॉइंट 1 ही बन जाएगा, ये पॉइंट 4 ही बन जाएगा। तो ये आपस में ये जो 1, 2 एंड 3 टर्मिनल है ये शॉर्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सेम पोटेंशियल होता है। और वैसे ही सिमिलरली पॉइंट 4, 5 एंड 6 ये भी सेम पोटेंशियल टर्मिनल है, क्योंकि देखो इसका आगे एक रेजिस्टर है, इसका आगे भी एक रेजिस्टर है और देयर सेम वैल्यू, ये भी एक रेजिस्टर है। तो एक रेजिस्टर को क्रॉस करके सभी के सब पॉइंट से एक रेजिस्टर को क्रॉस करके पॉइंट बी में जा रहा है। तो अभी क्या होगा, तो ये भी सेम पोटेंशियल टर्मिनल हो जाएगा। ये है बल्कि है, तो ये भी अगर सेम पोटेंशियल टर्मिनल है, ये भी अगर सेम पोटेंशियल टर्मिनल है तो देयर आर 6 रेजिस्टर्स, there are 6 resistors connected in parallel, and here there are 3 resistors connected in parallel, and here there are 3 resistors connected in parallel। यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे R पैरेलल तो क्या बनेगा, R पैरेलल तो R/3 हो जाएगा। पैरेलल करोगे तब R/3 हो जाएगा। इधर 6 resistors connected in parallel and each resistor value R, तो टोटल रेजिस्टर कितना हो जाएगा, R/6 हो जाएगा। and there are 3 resistors connected in parallel, टोटल रेजिस्टर कितना बन जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो अभी ये हो गया आपका A पॉइंट, ये हो गया आपका B पॉइंट। अभी इसको सॉल्व करने से आपको कितना हो जाएगा, टोटल अगर आप सम करोगे तो 5R/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो देखो अभी तो इधर रेजिस्टर आर है, तो अगर क्यूब आपको मिलेगा, क्यूब ऐसा है, क्यूब मिलेगा जिसका अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आर होगा तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 5R/6 होगा। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो आग बंद करो और टिक लगा दो, क्योंकि 5R/6 ये की वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर इज 2 ओम। तब अब क्या करोगे, फिर भी वही करोगे ना, 5/6 आर की जगह 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 10/6 हो जाएगा, 10/6 यानी कि 5/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे करके अगर आपको क्यूब मिलेगा तो आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो मत करो, इस आंसर को याद रखो। 5R/6 जो वैल्यू आर का दिया रहेगा, अगर आर रहेगा तो 5R/6 होगा। अगर मान लीजिए कि 3 है तो आर की जगह 3 बिठा दो, 3 × 5/6 कर दो, जितना आ जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एक क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो। ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आपको समय भी ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको ये समझने में टाइम लगा, लेकिन अगर आप समझ गए तो ये दोबारा कोशिश करो, 2 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। किसी भी वैल्यू लो, कि आर का वैल्यू किसी भी वैल्यू लो, वैल्यू लेके आप ट्राई करो, देखो आंसर अपने आप मिल जाएगा। और एक छोटा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा, एकदम टाइम नहीं लगेगा, प्रॉमिस करता हूं कि 1 मिनट ही लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा। देखो ऐसा सर्किट बहुत रहता है एग्जाम पेपर में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके साथ अगर आपको जानकारी रहेगा तभी आप कर पाओगे कि ऐसा सर्किट मैंने देखे थे। तो मान लीजिए कि ये एक सर्किट है, ऐसा सर्किट अवेलेबल रहता है एग्जाम पेपर में। मान लीजिए कि ये एक सर्किट है, तो ये है पॉइंट ए, ये है बी, तो सब रेजिस्टर्स का वैल्यू है आर। तो अभी आपको टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सोच में कुछ आ रहा है? देखो इसमें आप सिमेट्री अप्लाई कर सकते हो, ऐसा अगर आपको प्रोसेस नहीं मालूम पड़ेगा तो इस सर्किट को आप इग्नोर करोगे मेरे ख्याल से। तो इग्नोर मत करना, ट्राई करो। ट्राई करने से अगर आपको पता चल जाएगा कि इस मेथड से ये पॉसिबल है तो 1 मिनट या 1.5 मिनट ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इग्नोर मत करो। तो आप इसमें मिरर बिठा दो, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री होने वाला नहीं, क्योंकि इधर कुछ नहीं है। फोल्डिंग करोगे तो ए एंड बी के बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें आप मिरर बिठाओ। तो मिरर अगर आप बिठाओगे इधर, अगर आप मिरर बिठाओगे तो मिरर बिठाने से क्या होगा, इसका इमेज इधर आएगा ना, ये जो आर है, अगर मिरर बिठाओगे तो ये आर का इमेज मिरर में आएगा, असल में इधर आर ही है। और इस आर का इमेज इस आर का इमेज मिरर में आएगा, असल में इधर आर ही है। तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। अभी आप सोच रहे हो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अभी आप सोच रहे हो इसका क्या होगा, तो इसको दोनों पार्ट में स्प्लिट कर दो। आर को दोनों पार्ट में स्प्लिट करोगे तो मिरर में ये r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा। तो इधर मिरर लगाओगे तो इमेज में r/2 आएगा, इधर भी r/2 ही है। अभी आप इसको सॉल्व करो तो आप क्या करोगे, अगर मिरर इमेज सेम आ जाएगा तो इसमें से जितना करंट जाएगा इसमें से उतना करंट ही निकल जाएगा। मैंने बार बार बोला था कि इधर आयन फ्लो हो रहा है मान लो, तो इधर भी आयन ही फ्लो होगा। तो आयन करंट अगर इधर जा रहा है तो इस पूरा की पूरा आयन करंट इधर से निकल रहा है, तो इधर का करंट कितना होगा, कुछ नहीं बचेगा। इसको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया, सीरीज हो गया। अभी चलो देखते हैं इसका क्या होता है। अभी इसमें से मान लीजिए कि I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसका इमेज इधर सेम इमेज है, तो
मिरर सिमेट्री से मैच हो गया, तो जितना करंट है, असल में ये तो कुछ नहीं है, ये तो मिरर है, तो ये है, तो जितना करंट इधर से I2 फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इधर से निकल जाएगा, क्योंकि मिरर में मैच कर गया, तो इधर कुछ करंट नहीं बचेगा, तो इसको डिलीट कर दो। तो डिलीट कर दोगे तो अभी देखो इसका तो मिरर इमेज वही है, इधर कोई पॉइंट भी नहीं है। तो अभी देखो क्या होता है, ये दोनों सीरीज में है, तो आर आर हो जाएगा 2R, और ये दोनों भी सीरीज है, ये दोनों भी सीरीज है, पॉइंट ए से निकल रहा है, तो पॉइंट ए मान लो इसको, तो ए से अगर निकल रहा है तो ये भी आर आर 2R हो जाता है, और ये R/2 प्लस R/2 ये भी सीरीज में ही है, तो पॉइंट ए से ही निकल रहा है, तो R/2 एंड R/2 R हो जाता है। अभी देखो ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये तीनों पैरेलल में आ गया, 2R पैरेलल करोगे तो R बन जाएगा, अभी उसके साथ R फिर से पैरेलल करोगे तो R/2 हो जाएगा आंसर। तो ये अवेलेबल सर्किट है जो एग्जाम पेपर में आता है, हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर मत करो, बस ट्राई करो, ये आपको एडवांटेज दिलाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको इस मेथड के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग इग्नोर करते हैं, तो आप अगर कर पाओगे तो आप एडवांटेज में चला जाओगे। तो इसको ट्राई करो, और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेके आएंगे दूसरा क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं।